हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आपको पता है आपकी जो केमिस्ट्री डोज मैंने स्टार्ट किया उसकी ये फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। और इसमें ऐसा नहीं है कि हम ओनली क्वेश्चंस देखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा आपके एग्जाम ओरिएंटेड ये सीरीज स्टार्ट की गई है और आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इसको एग्जाम टाइम तक कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। देखो, अब आप पूरे दिन में 5 से 10 मिनट तो निकाल ही सकते हो, इतना वाहियात तो नहीं पढ़ाया जा रहा है, बाकी ज़बरदस्ती तो है नहीं। बट मैं अगर मानते हो, एक गाइडेंस की तरह लेते हो, सजेशन मांगते हो, तो मैं यही बोलूँगी कि कुछ देखो ना देखो, एंड ये जो डोज चलाइए एग्ज़ाम के लिए, है ना। ऐसा होता है ना कि दवाई लेने के बाद आप ठीक हो जाते हो, इनके बाद में आपकी सब्जेक्ट और अच्छी हो जाएगी, इतनी मैं गारंटी देती हूँ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वाहियात सीरीज है, आप इनको फॉलो ना करो तो प्लीज़ फॉलो कर लेना, क्योंकि रेस्पॉन्स अच्छा है तो मैं कंटिन्यू रखूँगी, अदरवाइज़ आपको पता है फिर थक हार के ऑफ ही करना पड़ता है सबको। तो देखो, किसी समूह के अब पहला से आपके सिलेबस में एक टॉपिक है ना, परमाणु गुणधर्म एवं आवर्त सारणी वगैरह, वहीं से ये उसी टॉपिक से रिलेटेड ये सवाल है। तो किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो आपको पता होगा पीरियोडिक टेबल के अंदर फर्स्ट बी समूह होता है, उसके जो फर्स्ट बी में आने वाले जो समूह है उसको सिक्का धातु कहा जाता है। और एक और चीज़, अगर आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, गूगल पे जाना, पीरियोडिक टेबल डाउनलोड करना और 2 दिन के लिए अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे उसको लगा देना। जब भी आपकी नज़र पड़ेगी, आपको 2-4 दिन तो कुछ तो उसके बारे में याद होगा ही ना, क्योंकि पीरियोडिक टेबल के बारे में हर चीज़ बच्चे को पता होती है। उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है कि मतलब आयनिक रेडियाई वाला, और मतलब हर तरह का आयनन विभव क्या होता है, बट उनको ये नहीं पता होता पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट कहाँ होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी बेसिक्स हैं, आपको पता हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। देखो, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? ये सवाल उल्टा भी पूछा जा सकता है कि निष्क्रिय तत्व कौन से समूह में रखे जाते हैं? तो ध्यान रखना, शून्य समूह में रखे जाते हैं, या फिर शून्य समूह में रखे जाने वाले तत्व जो है वो निष्क्रिय तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी में 2 तत्व का नाम फ्रांस के नाम पर है, ठीक है। तो वो बताओ कौन कौन से हैं? तो फ्रांस के नाम पर जो 2 तत्वों का नाम है वो है फ्रांसियम और फर्मियम, ठीक है। किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी? तो पोलोनियम तत्व की जो खोज है वो मेरी क्यूरी ने की थी, है ना। ऐसे याद रख लो, मेरी क्यूरी ने पोलोनियम को खोजा था, ठीक है। अब ये मत बोलना मैम क्यूरी कौन है। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? हाइड्रोजन। और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? फ्लोरीन की। तो ये तो बचपन से रटाया जाता है, F1, राइट। ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की, उसके बाद में ऑक्सीजन की, उसके बाद में नाइट्रोजन की। तो सबसे भारी धातु कौन सी है? ध्यान रखना, ऑस्मियम। सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे हल्का तत्व पूछे अगर तो हाइड्रोजन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें तो आपको पता ही होनी चाहिए। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट, एक सेकेंड, आई थिंक मैंने सब हटा दिया। तो मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तक समझा दिया था, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा किसकी होती है। आपको ये बोला था कि ये तीनों चीज़ें तो आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि तत्व का जो मौलिक गुण है वो क्या है। तो ध्यान रखना, सबका परमाणु नंबर अपना अपना अलग अलग होता है, परमाणु संख्या। पृथ्वी के पटल का 97.2% भाग कितने तत्वों से मिलकर बना है? तो ध्यान रखना, 8 तत्वों से मिलकर बना है। उसके बाद में पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो धातु तत्व है वो है एल्यूमिनियम। बट अगर आपसे पूछ ले सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन। मतलब धातु तत्व पूछे तो एल्यूमिनियम की तरफ जाना है, क्योंकि एल्यूमिनियम आपको पता है एक मेटल होती है। बट अगर ओनली तत्व पूछे तो फिर ऑक्सीजन को करेक्ट करके आओगे। संक्रमण तत्व की विशेषता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सिलेबस में आई थिंक एस और डी ब्लॉक भी है ना, आई थिंक एस और पी ब्लॉक है, राइट। पर फिर भी ये तो बेसिक है यार, कि संक्रमण तत्व की विशेषता क्या है। तो ध्यान रखना, आपको पहले भी बोला गया है यार, अगर आपने डी ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो डी के अंदर कौन से एलिमेंट्स आते हैं, राइट। तो वो आते हैं जिनके अंदर अपूर्ण डी ऑर्बिटल देखने को मिलता है। मतलब उनके अंदर जो ये डी के ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं ना, इसके अंदर मतलब जगह रहे इलेक्ट्रॉन की कहीं ना कहीं, चाहे वो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में रहे या चाहे उसके मेन स्टेट में रहे। तभी तो आपने देखा होगा कि जो 3D 4D 5D में एंड में जो तत्व आते हैं ना, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, आई थिंक उनको डी ऑर्बिटल्स में वो हैं, मतलब डी एलिमेंट्स हैं, बट उसको फिर भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि उसके अंदर पूर्ण डी ऑर्बिटल नहीं पाया जाता, D10 होता है उनका कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और अगर वो ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं तो ऐसे इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं बाहर, डी में फिर भी रह जाते हैं। इसी वजह से उस पर
हमेशा फील्ड ही डी ऑर्बिटल देखने को मिलेंगे, और जहाँ फील्ड डी ऑर्बिटल देखने को मिलते हैं वो संक्रमण तत्व नहीं होते, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट ही यही होनी चाहिए कि उसके अंदर अपूर्ण डी ऑर्बिटल हो, ठीक है। उसके बाद में प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन होता है, तो ध्यान रखना प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य निष्क्रिय गैस होती है, क्योंकि आपने अगर पीरियोडिक टेबल ध्यान से देखी होगी तो यहाँ लास्ट में आने वाला जो ये आवर्त है ना, जो हीलियम, नियॉन, आर्गन करके जिनॉन, यहाँ पे आता है क्रिप्टॉन, ठीक है। तो ये वाला जो समूह है ना, ये वाला निष्क्रिय कहलाता है। तो आपसे पूछा है कि प्रत्येक आवर्त का प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य, तो ऑब्वियस है ये आवर्त होते हैं ना, ये वाले आवर्त होते हैं ऐसे जो चलते हैं, और ये जो है ये क्या है, ये वर्ग होते हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं। तो ये जो प्रत्येक आवर्त में जो अंतिम सदस्य होगा वो कहाँ आएगा, आप खुद देख लो। अब आ गया ना निष्क्रिय गैस, इसी वजह से बोला था। तो इसके बाद में प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य कौन होता है, तो एक क्षार धातु होते हैं, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे एस ब्लॉक आता है, राइट। तो और यहाँ पे इनको क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं ना, तो क्षार धातु से ही इनका आरंभ होता है। अगर आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में नॉलेज होगी ना बच्चा लोग, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है एक क्षार धातु, और अंतिम सदस्य होता है एक निष्क्रिय धातु। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है, तो तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म जो होता है उसका मतलब क्षारीय और अम्लीय तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये नियम किसने प्रतिपादित किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, ये किसने कहा था, तो ध्यान रखना मेंडलीफ ने। ऐसे कि ऐसे स्टेटमेंट पूछा जा सकता है एग्जाम में कि किसने बोला था ये चीज़, ठीक है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था, तो सर्वप्रथम आवर्त सारणी किसने दी थी, मेंडलीफ ने दी थी। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया है, तो आपको पता होगा आधुनिक आवर्त सारणी जो आजकल आप पढ़ते हो वो दिया था मोजले ने। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था, तो ध्यान रखना सबने अपने अपने हिसाब से आधार माना है। तो मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी के अंदर परमाणु भार को आधार माना था, इसीलिए इन्होंने परमाणु भार के बारे में बात की है, ये देखो यहाँ पे। इसके अलावा आवर्त सारणी के ऊर्ध्व स्तंभों को क्या कहते हैं, तो मैंने बताया ना आपको, इनको बोलते हैं वर्ग, जो आवर्त सारणी में आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अगर आपको आवर्त सारणी में ऐसे 36 स्तंभ देखने को मिल रहे हैं तो इनको बोलते हो आप आवर्त। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है, चलो बताओ फटाफट। वर्ग पूछे हैं, मतलब ये वालों की संख्या पूछी है, तो ध्यान रखना ये होते हैं 18। और आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या मतलब आपसे ये इन वालों की संख्या पूछी है, तो क्या हो जाएगा 7। तो ये सारी चीज़ें आपके ऑन टिप्स होनी चाहिए, वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट है इसी वजह से ये सीरीज़ चलाई, क्योंकि देखो मैं चैनल बंद करने के मूड में नहीं हूँ, सीधी सी बात है। आप लोगों का रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं बेटर से बेटर ट्राई कर रही हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सीरीज़ आपको बहुत पसंद आएगी, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपके 10 मिनट कंप्लीट नहीं हुए अभी, तो कोई बात नहीं, इतना थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं, और आराम से पढ़ते रहिए। अगर सिलेबस का वेट है कोई बात नहीं, 1-2 दिन में आ जाएगा। जैसे आपकी पढ़ाई चल रही है, जैसे आपकी तैयारी चल रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। इससे क्या होगा ना, अब एक बार बताओ, आज सिलेबस आ जाएगा तो क्या उखाड़ लोगे हैं, 2 दिन तो आपको यही सोचने में लग जाएगा नया क्या ऐड हुआ है, पुराना क्या घटा है, राइट। और घटने के चांस तो बहुत कम है, कुछ जुड़ेगा ही, घटते तो नहीं है सिलेबस में से। और हम मोस्टली पूरे चांस है कि यही एज इट इज़ पैटर्न रहने वाला है, बाकी देखते हैं क्या होता है। और ये कि केमिस्ट्री में आप जो पढ़ते रहो, है ना। केमिस्ट्री बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल वाली चीज़ है, आप फिजिक्स में फिर भी रट सकते हो, आप मतलब जैसे फॉर्मूले वगैरह, पर केमिस्ट्री में क्या रटोगे हैं। इसमें हर एक क्वेश्चन के अंदर नया कॉन्सेप्ट लग जाता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होगे तो फिर आप कितने भी रिएक्शंस याद कर लो, कितना भी कुछ याद कर लो, आपको केमिस्ट्री पढ़ने नहीं पड़ेगी, ये सच बात है। मैं आपको यही बोलूँगी, आपके पास अगर नोट्स हैं तो आप केमिस्ट्री के नोट्स वहाँ से फॉलो करें, अगर अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहाँ पर मैंने बच्चों को सजेस्ट करा है कि कहाँ से कैसे केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए। आप लोग वहाँ से जुड़ के भी अपनी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हो खुद से, ठीक है। क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे किसी को बोलना नहीं पड़ता, आपको वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, ऑलरेडी कुछ ना कुछ तो डाला हुआ ही है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। हो गए आपके 10 मिनट कंप्लीट, अभी भी नहीं हुए, कोई बात नहीं, ठीक है। कल 1 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लेना, क्योंकि ये आज के इंपॉर्टेंट सवाल ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने यार दोस्तों तक पहुँचा देना यार वीडियोज़, क्योंकि रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आया तो फिर मैं अकेले यार क्यों मेहनत करूँ, राइट। आप लोगों के लिए करती हूँ कि चलो आपको अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब करके जाओगे बदले में, पर कोई मतलब ही नहीं निकलता। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। आज नहीं होंगी ये 10 मिनट पूरी, ठीक है, कल कर लेना।